जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा सिंधु सभ्यता के बारे में, जो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता से कहां से क्वेश्चन आते हैं। हम लोग को एग्ज़ाम में सिंधु सभ्यता से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, उसके बहुत से स्थान ऐसे हैं जो बहुत नदी के किनारे बसे हुए हैं, किस नदी के किनारे बसे हुए हैं और उसका खोज कब कितना ईस्वी में हुआ था और किस नदी के किनारे वो अवस्थित है। ये सब फैक्ट्स हम लोगों ने जान लिया और आज का न्यू टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो आइए आज वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, काहे कि वैदिक सभ्यता से हम लोग के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैदिक सभ्यता आखिर थी क्या? तो देखिए, सबसे पहले 2400 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चला। उसके बाद बीच में एक लंबा अंतराल बचता है जिसमें हम लोग को पता नहीं चल पाया है कि कौन सी सभ्यता उस टाइम भारत में थी। लेकिन 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक ऋग्वैदिक काल तथा उसके बाद 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल का काल रहा। आइए वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उस पर ध्यान देते हैं। आखिर वैदिक काल से कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में आते हैं और हम लोग उसको बारीकीपूर्ण ढंग से बनाते हैं। आइए ये सब क्वेश्चन आज जो हमने लिखे हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ से नहीं रहता है। टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहते हैं और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही सब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। आइए देखिए इस सब क्वेश्चन को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता जिसका कालखंड रहा था 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। विश्व की सबसे पहली सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, जिसका कालखंड 2350 बीसी से 1750 बीसी तक रहा। उसके बाद आते हैं बीच में एक लंबा अंतराल रहता है, उसके बाद हम लोग को वैदिक सभ्यता की खोज हो पाती है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक चला। उसके बाद आया उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक चला। आइए देखते हैं आखिर ऋग्वैदिक काल में क्या क्या घटना हुई, क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए उस सब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो देखिए, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, भाषा को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा को इंगित करता है, आर्य का मतलब हुआ श्रेष्ठ। देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। जहां हम लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता थी, वहीं पे वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। देखिए, वैदिक सभ्यता की भाषा संस्कृत थी। आर्य लोग थे वो संस्कृत बोलते थे और जो आर्य संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था, अनार्य कहा जाता था। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे पूछे जाते हैं आर्य आए कहाँ थे। सबसे पहले आर्य कहाँ आए थे और कहाँ से आए थे, ये दोनों क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को कंफ्यूज करता है और ये दोनों क्वेश्चन फैक्ट होते हैं। आइए पहले तो आर्य कहाँ से आए ये पता करते हैं। देखिए, आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। देखिए, बहुत सारे इतिहासकार के मतभेद हैं। इसमें मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मूलर का कहना था, मैक्स मूलर का कहना था। और एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे ज़्यादा मध्य एशिया ऑप्शन सही जाता है। देखिए, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो बताते हैं कि आर्य मध्य एशिया से नहीं आए थे। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक का कहना था आर्य जो थे वो उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक प्रदेश से आए थे, आर्कटिक प्रदेश
से आए थे। देखिए आप लोग कन्फ्यूज होइएगा, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश किसको कहते हैं। देखिए ये हम लोग का मानचित्र है विश्व का, इसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो देखिए इसी को बोला जाता है आर्कटिक प्रदेश। बाल गंगाधर तिलक का कहना था जो आर्य लोग थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे, यानी नॉर्थ पॉइंट से आए थे। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक का कहना था जो आर्य आर्कटिक प्रदेश से आए थे, लेकिन दयानंद सरस्वती का कहना था, दयानंद सरस्वती का कहना था आर्य तिब्बत से आए थे, आर्य तिब्बत से आए थे। तो तिब्बत कहाँ पे है, जब आप भारत का नक्शा देखते होंगे तो ये साइड का जो क्षेत्र है, ये साइड जो चाइना के बगल में पड़ता है, यहाँ एक तिब्बत देश है। तो इनका कहना था, दयानंद सरस्वती का कहना था ये तिब्बत क्षेत्र से आर्य भारत आए थे। देखिए सबसे पहले आर्य आए तो भारत में रहे कहाँ, तो जिस समय वैदिक सभ्यता का शासनकाल रहा उस समय भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों सम्मिलित था। तो उस समय सबसे पहले आर्य सैंधव प्रदेश में आए, सैंधव प्रदेश यानी पंजाब के क्षेत्र में आए और अफगानिस्तान में रहे। सबसे पहले आर्य सैंधव प्रदेश में आए, सैंधव प्रदेश। अगर राज्य की बात किया जाए तो पंजाब और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान। देखिए उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, भाषा संस्कृत था और जो भाषा नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। देखिए ऋग्वेद में आर्य की चर्चा कितनी बार की गई है, ऋग्वेद में आर्य की चर्चा 36 बार की गई है। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग के एग्जाम में, जो ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी नदी हैं जिसका प्राचीन नाम कुछ और था और वर्तमान नाम कुछ और है। तो आइए देखते हैं ऋग्वैदिक काल में नदियों के प्राचीन नाम और अभी वर्तमान में नदियों के नाम, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदी का नाम है और वर्तमान समय में जो नदी है उनका नाम है। तो देखिए ऋग्वैदिक नदी थी कुभा, जिसे वर्तमान में काबुल नदी बोले जाते हैं, जो अफगानिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में है। देखिए उसके बाद कुरुमु जो कुरम नदी है ये भी अफगानिस्तान में ही है। गोमल जो कि गोमती नदी है ये अफगानिस्तान में ही है। उसके बाद सुबास्तु नदी जो जिसको अभी वर्तमान समय में स्वात नदी बोलते हैं, ये भी अफगानिस्तान में है। अब बात हुआ अस्किनी नदी, शत्रुद्री नदी, पुरुषनी नदी, विपाशा नदी, सदा नीरा नदी। तो देखिए अस्किनी नदी यानी वर्तमान समय में इसको चिनाब नदी कहा जाता है। उसके बाद शत्रुद्री नदी जिसे सतलज नदी कहा जाता है। देखिए आप अगर बात कीजिएगा तो याद कीजिएगा जब सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ाए थे तो चिनाब नदी के किनारे मांडा प्रदेश था, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा को ही बोला जाता है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। बात कीजिएगा शतुद्री सतलज नदी, तो याद कीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में सतलज नदी इसके साइड में बसा हुआ था रोपर स्थल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। अब बात कीजिएगा पुरुषनी यानी रावी नदी, इस पे याद कीजिएगा हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। देखिए ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा की गई है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग का युद्ध जो हुआ था किस नदी के तट पे हुआ था, तो याद कीजिएगा वो पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के तट पे हुआ था। तो देखिए विपाशा जिसे व्यास नदी कहा गया है और सदा नीरा जिसे गंडक नदी कहा गया है। तो देखिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में नदियों का क्रम, देखिए ऋग्वैदिक कालीन में नदियों का क्रम जो है कितना बार किस नदी का चर्चा किया गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पवित्र नदी अगर ऋग्वैदिक कालीन में माना गया है तो सरस्वती को माना गया है। और देखिए सब अगर पूछ ले सर्वाधिक किस नदी का वर्णन हुआ तो सिंधु नदी का वर्णन हुआ, गंगा का 1 बार तथा यमुना का 3 बार वर्णन हुआ। आइए देखिए और समझते हैं। देखिए ऋग्वेद में नदियों का चर्चा का क्रम, देखिए 1 बार चर्चा हुआ है गंगा का, यमुना का 3 बार और सर्वाधिक सिंधु का।
अगर पूछे सबसे पवित्र ऋग्वैदिक कालीन में सबसे पवित्र नदी, तो वो जाएगा सबसे पवित्र, सबसे अगर पवित्र पूछे तो सरस्वती का, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बोला गया है। देखिए पूछा जाएगा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मगध क्षेत्र की चर्चा, हम लोग का जो मगध का क्षेत्र था, जैसे पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था, पटना हो गया, गया हो गया, नालंदा हो गया, ये सब मगध में आते हैं। तो देखिए मगध का चर्चा सबसे पहले किस क्षेत्र में किया गया है, किस वेद में किया गया है? तो देखिए मगध का चर्चा अथर्ववेद में किया गया है। मगध को अछूतों की भूमि बोला गया है, यानी मगधों को अनार्यों की भूमि बोला गया है। पता है अछूतों की भूमि क्यों बोला गया है, अनार्यों की भूमि क्यों बोला गया है? आर्य लोग का कहना था ये लोग संस्कृत नहीं जानते हैं, और जो संस्कृत नहीं जानते थे उसे तो हमने पहले ही बता दिया, उसे अनार्य बोलते थे। उनका कहना था मगध जो है अछूतों की भूमि है, यानी अनार्यों की भूमि है, अनार्यों की भूमि है। उसके बाद देखिए ऋग्वैदिक कालीन में प्रशासनिक इकाई होती थी। प्रशासनिक इकाई जैसे अभी वर्तमान समय में ग्राम होता है, जिला होता है, राज्य होता है, देश होता है, उसी हिसाब से उस समय भी ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई होती थी। आइए उसको भली भांति समझते हैं। देखिए प्रशासनिक इकाई ऋग्वैदिक काल में पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विष, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। देखिए सबसे छोटी इकाई जो थी उसे कुल कहते थे। इसके मुखिया को कुलप कहा गया है, इसके मुखिया को कुलप कहा गया है। अब बहुत सारे कुल को मिला के ग्राम का निर्माण होता है, जिसके मुखिया को ग्रामीण कहा गया है, ग्रामीण कहा गया है। देखिए बहुत सारे ग्राम को मिला के विष का निर्माण किया गया है, जिसके मुखिया को विषपति कहा गया है, विषपति। देखिए अब बहुत सारे विष को मिला के जन का निर्माण किया गया है, और जिसके प्रधान राजन होते थे, और बहुत सारे जन को मिला के राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो आइए आगे की ओर देखते हैं। देखिए राजा को सलाह देने के लिए संस्था काम करती थी, जिसे दो भागों में बांटा गया, सभा और समिति। देखिए सभा और समिति। देखिए सभा में दो संस्था थी, सभा और समिति। सभा में श्रेष्ठ लोगों को बताया जाता था, और समिति में सामान्य लोगों के लिए था। देखिए सभा श्रेष्ठ लोगों के लिए था, यानी उच्च लोगों के लिए था सभा, और सामान्य जो आम आदमी होते हैं उनके लिए समिति था। उसके बाद देखते हैं ऋग्वैदिक समाज। देखिए ऋग्वैदिक समाज को चार भागों में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला बात, हम लोग का समाज जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें जाति जैसे अभी वर्तमान समय में है, उस समय भी था, लेकिन वो जन्म के आधार पे नहीं था, वो कर्म के आधार पे था। तो उसको चार भागों में बांटा गया था। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए अब ब्राह्मण जो परम व्यक्ति थे, परम पुरुष व्यक्ति थे, कहना था उनका, आर्य लोगों का कहना था, यह परम पुरुष के मुख से, और क्षत्रिय परम पुरुष के भुजा से, और वैश्य परम पुरुष के जांघ से, और शूद्र परम पुरुष के पैर से इन लोगों का निर्माण हुआ है। तो देखिए ऋग्वैदिक समाज चार वर्गों में विभक्त था। समाज देखिए चार वर्गों में विभक्त था। देखिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पैर से शूद्र। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग पढ़े थे क्या, उसका जो समाज था मातृ प्रधान था। वहीं वैदिक समाज में इसका जो समाज था पितृ प्रधान था। आइए देखते हैं। देखिए ऋग्वैदिक समाज में इसका जो समाज था पितृ प्रधान था। ऋग्वैदिक काल में देखिए कुछ विदुषी महिला, जो शिक्षित महिला थी, उसका चर्चा मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ऐसा स्त्री का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक काल में भी शिक्षा प्राप्त की थी। तो आइए एग्जाम्पल में लेते हैं, कुछ ऐसी औरतें हैं जो ऋग्वैदिक काल में भी शिक्षित थी। तो देखिए लोपामुद्रा, ये स्त्री ऋग्वैदिक काल में विदुषी थी। उसके बाद देखिए घोषा, तीसरा सिकता, चौथा अपाला। देखिए ये सब जो औरत थी, ये सब ऋग्वैदिक काल में विदुषी थी, मतलब शिक्षित थी।
अब देखिए अब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आर्यों का मुख्य पदार्थ यानी आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था। देखिए पीने के लिए यह सोमरस का यूज करते थे, जो वनस्पति से मिलता था। मुख्य पेय पदार्थ होगा, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ मुख्य पेय पदार्थ होना चाहिए, मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से प्राप्त किया जाता था। और आर्य लोग जो पहनते थे उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला था वास, तीसरा अधिवास, पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उसनिस। और देखिए ये 3 भाग उसका वस्त्र का बटा था। और आर्य जो अंदर जो पहनते थे उसको नीबी कहा जाता था। देखिए अंदर पहनने वाले कपड़ा को नीबी कहा जाता था। और आर्यों का मनोरंजन का साधन जो था वो रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत क्रीड़ा, संगीत, ये सब था आर्यों के मनोरंजन के साधन। देखिए मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ध्रुत क्रीड़ा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मनोरंजन के साधन इनमें से कौन से नहीं थे। तो देखिए इस 4 में 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। अगर ये चारों आप याद रखते हैं उस समय आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा, वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी और सावधानीपूर्वक आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए ये सब भी क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि आर्यों का वस्त्र का क्रम अगर दे दिया जाए एग्जाम में तो वहाँ याद रहेगा, तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए आर्यों का वस्त्र था बास, अधिवास, औसनिस, और जो अंदर पहनते थे उसे नीबी कहा जाता था। कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, देख लीजिएगा ठीक से, उसके बाद यहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि एवं पशुपालन था। और देखिए ऋग्वैदिक काल में गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या शब्द जो है वो गायों के लिए था। ऋग्वैदिक काल में यह नियम था, अगर जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है उसे मृत्यु दंड मिलेगी या उसे देश से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि गाय का बहुत ही महत्व था ऋग्वैदिक काल में। और देखिए इसके सबसे प्रिय पशु जो थे, यानी आर्य में ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। और प्रिय देवता की अगर बात करें, प्रिय देवता की अगर बात करें तो वो इंद्र थे। तो आइए, एक दिन में तो इतना क्लियर नहीं हो पाया, अगले वीडियो में मुझे उम्मीद है जो मैं क्लियर कर दूंगा। उससे पहले एक बार आइए हम एक बार और रिकॉल करते हैं। देखिए ऋग्वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC, उत्तर वैदिक 1000 BC से 600 BC। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य आए कहाँ से? तो इसमें बहुत सारे इतिहासकार के अलग अलग मतभेद हैं। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो आए थे उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। उसके बाद देखिए आर्य शब्द भाषा को इंगित करता है, संस्कृत की, और जो भाषा संस्कृत नहीं जानते थे उसे अनार्य कहा जाता था। ऋग्वेद में आर्य की चर्चा 36 बार की गई। ऋग्वैदिक काल में कई प्राचीन नदी के नाम दिए गए हैं और वर्तमान नाम दिए गए हैं। थोड़ा देख लीजिए ठीक से। कुभा प्राचीन नाम था काबुल, वर्तमान नाम। क्रोमो का वर्तमान नाम कुरम नदी। गोमल का वर्तमान नाम गोमती नदी। सुबास्तु का वर्तमान नाम स्वात नदी। अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाव नदी। शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज नदी। पुरुषनी का वर्तमान नाम रावी नदी। विपाशा का वर्तमान नाम व्यास नदी। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक नदी। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में नदियों के चर्चा का क्रम, तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सर्वाधिक सिंधु, सर्वाधिक पवित्र सरस्वती को। उसके बाद मगध क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले अथर्ववेद में देखने को मिलती है, जहाँ मगध को अछूतों की भूमि यानी अनार्यों की भूमि कही गई है। देखिए प्रशासनिक इकाई जो थी ऋग्वैदिक कालीन में सबसे छोटी थी गुल, दूसरा क्रम, तीसरा विष, चौथा जन, पांचवा राष्ट्र। देखिए अगर आरोही क्रम में दे तो आप लोग भली भांति मैथ पढ़े होंगे, तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा होता था उसे सबसे पहले लिखा जाता था और जो सबसे बड़ा होता था उसे सबसे बाद में लिखा जाता था। तो अगर आरोही क्रम में दे तब ये ठीक है, अगर अवरोही में दे तो इसको उल्टा करके लिखिएगा। देखिए एग्जाम में कन्फ्यूज कीजिएगा, आरोही अवरोही पे ध्यान रखिएगा, काहे कि आजकल जितने भी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में सब आरोही अवरोही यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को दिया जाता है। आरोही क्रम में पूछे तब ये ठीक रहेगा। अगर अवरोही की बात की जाए तो डायरेक्ट पलट दीजिएगा, पहले राष्ट्र, जन, विष, ग्राम, कुल। आरोही बढ़ते से घटते यानी
छोटा से बड़ा, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल के जो प्रधान थे उसे कुलप कहा जाता था, ग्राम के जो प्रधान थे उसे ग्रामीण कहा जाता था, विश्व के प्रधान को विश्वपति कहा जाता था, जन के प्रधान को राजन कहा जाता था। देखिए, राजा को सलाह देने वाली संस्था जो थी उसे सभा एवं समिति, दो संस्था थी। सभा जो था श्रेष्ठ लोगों के लिए था, समिति जो था आम आदमी के लिए था। ऋग्वैदिक समाज जो था 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज जो था पितृ प्रधान था। देखिए यह क्वेश्चन और सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ प्रधान थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो पितृ प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता थी और वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ये सब क्वेश्चन थोड़ा ठीक से देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाए, अच्छा से एग्जाम में आप लोग हल कर सके। देखिए, ऋग्वैदिक काल में कुछ विदुषी महिला भी थे जिसका नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता एवं अपाला। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था। उसके बाद देखिए, आर्यों का वस्त्र जो था उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, वास, अधिवास, उसनिस। तथा आर्यों का मनोरंजन का साधन संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, ध्रुत क्रीड़ा था। उसके बाद उनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। और ऋग्वैदिक समाज में गाय के लिए अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया। प्रिय पशु जो उनका था घोड़ा था, प्रिय देवता जो था इंद्र था। तो देखिए, एक दिन में इतना सारा तो क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो पाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद है जो अगली वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाएगा और ऋग्वैदिक काल के हो या उत्तर वैदिक काल के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग के बीच लाया जाएगा। क्योंकि यहाँ बोर्ड पे वैसा कोई क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड नहीं हो। जितने भी फैक्ट्स लिखे जाते हैं टोटल के टोटल एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन लिखे जाते हैं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आपको कैसा लगा ये वीडियो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।